दो डिफरेंट केसेस हैं। सभी को अपनी ब्रांच भी लिखनी है अपने नेम के साथ। सर आपने क्वेश्चन 11 बोला ना? 12 11 तो लास्ट क्लास में कर लिया था ना। ओके सर। हाँ अच्छे से रीड करना और थोड़ा सोचना कि क्या किया जा सकता है। परिश्री, रीड क्वेश्चन 12। Yes, sir. Two identical billiard balls strike a rigid wall with the same speed but at different angles and get reflected without any change in speed. What is the direction of the force on the wall due to each ball? The ratio of the magnitudes of impulses imparted to the balls by the wall. कितनी चीजें निकालने को बोला है? The direction of force or the ratio of magnitudes of impulses imparted. वेरी गुड। अब दो डिफरेंट केसेस आपको दिए हुए हैं। केस नंबर 1 में आपको ये बताया गया है कि बॉल u वेलोसिटी से वॉल की तरफ जाती है और सेम डायरेक्शन में ही वापस लौट कर आ जाती है। इसको हम हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको हम हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलेंगे। फर्स्ट केस का डायग्राम क्लियर है, इजी सा है। बॉल गई, वॉल से टकराई, वापस आ गई। सेकंड केस में यही चीज एंगल पर हो रही है। बॉल आई, थर्ड एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया और वापस से 30 डिग्री के एंगल पर ही चले गए। बट इस केस में भी एक चीज कॉमन है, सेम वेलोसिटी से आई थी, सेम वेलोसिटी से ही चले गई, बस एट एन एंगल। यहां पर अब सीधे नहीं गई थी, एक एंगल पे गई है। अब आपको बोला है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। इन दोनों बॉल ने जो फोर्स लगाया होगा वॉल पर, उसका डायरेक्शन क्या होगा वो निकालना है। किसी को आइडिया कैसे निकाले ये डायरेक्शन? योशा, धनुष्का, याना, हर्ष, फेरिन। चलो ये बताओ मुझे, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या होता? सिद्धार्थ बताएगा।
Yes, sir. Sir, am I audible? यस सिद्धार्थ. Sir, just a minute. Sir, second law states that सिद्धार्थ का वीडियो ऑन क्यों नहीं आ रहा है? एक्चुअली नेटवर्क इशू इसलिए लेट कनेक्ट हुआ. ठीक है, वो लग रहा है. Sir, for means sir, law of conservation of momentum आपको ऑडिबल नहीं हूँ सर. सिद्धार्थ Hello? तेरे नेटवर्क इश्यूज है, थोड़ा रिजॉल्व कर. मैं तुझ तक आता हूँ. रुद्र, सेकंड लॉ. So the rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force and the change takes place in the direction of force applied. ऑलराइट. सो न्यूटन ने सेकंड लॉ में कहा कि जो मोमेंटम का चेंज होता है टाइम के साथ, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड ऑल द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. तो मैं वहां से स्टेटमेंट फॉर्मूला क्या मिला? F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T. एग्री करते हैं सब? वी ऑल्सो नो दैट मोमेंटम क्या होता है, या चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी. यही होता है चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला. सो अगर मैं यहां पर रख देता तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाता. अब बताओ, अगर मैं वेलोसिटी के चेंज का डायरेक्शन ढूंढ लूं तो वही चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होगा. यस और अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन मिल जाए, वही फोर्स का डायरेक्शन होगा. तो ये चेंज समझ में आ गई? तो मैं यहां नीचे लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स is equals to the direction of change in momentum. And direction of change in momentum is equals to the direction of change in वेलोसिटी. तीनों इक्वल्स टू में, मतलब अगर मैंने ये ढूंढ लिया तो ऑटोमेटिकली ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल चुका होगा. क्या क्लियर है आपको यहां तक? अब ये ढूंढना बहुत इजी काम है. वेलोसिटी का चेंज कौन सी एक्सिस के अलोंग हो रहा है वो हम बहुत इजीली ढूंढ लेंगे. इधर देखिए, केस नंबर 1 की अगर मैं बात करता, केस नंबर 1 में तो जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है वो तो एक ही एक्सिस के अलोंग हो रहा है, एक्स एक्सिस. तो अगर वेलोसिटी का चेंज एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो मोमेंटम भी एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज हुआ होगा. और अगर मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज हुआ है तो फोर्स भी एक्स एक्सिस के अलोंग लगा होगा. तो ये आपका आंसर मिल गया. सिंस द चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, hence force imparted to the wall will be along x axis. तो ये लिख लेना. ये सॉल्ड एग्जांपल में भी आपको दिया हुआ है, बट देखकर समझ नहीं आता है इसलिए मैंने आपको पहले वो नहीं बोला. फर्स्ट वाले पार्ट में क्लियर है? Since the direction of change in velocity is along x-axis, therefore the force imparted onto the wall by the ball is along x-axis. तो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया कि फर्स्ट डायग्राम में हमने बता दिया कि फोर्स वॉल पर कौन सी एक्सिस के अलोंग लग रहा होगा. किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए.
धीर को क्लियर है? ऑलराइट। अब यहाँ का रोल इसलिए इजी हो गया था क्योंकि सारी लाइन एक ही थी और स्ट्रेट होती थी और एक्स और वाई एक्सिस हमें अच्छी लगती है, बट यहाँ पर वेलोसिटी ना तो टोटली एक्स के अलोंग है ना वाई के अलोंग है, एक एंगल पर आ रही है। इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए चैप्टर नंबर 4 के सेकंड सेशन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था। क्या था वो टॉपिक? ऐसी चीजें जब कभी भी कोई वेक्टर रैंडम एंगल्स पे होते हैं तो हम उसको रैंडम एंगल्स पे डील ही नहीं करते, हम उसके साथ कुछ कर देते हैं सो दैट वो इजी दिखने लग जाए। तो वो क्या था 4.2 का टॉपिक हमारा, जो हमें इस टाइप की सिचुएशन के साथ डील करने में हेल्प करता था। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यस, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के टुकड़े कर देना अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं कि इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो उस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट तो किए जा सकते हैं ना। अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल भी थीटा ही होना चाहिए। यस। सबको डायग्राम समझ में आ रहा है? ये था वेलोसिटी u, उसके दो कंपोनेंट कर दिए गए। अब ये हो गया u cos थीटा, बिकॉज ये कंपोनेंट थीटा के साथ वाला है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कौन सा होता है? cos। और ये कंपोनेंट कौन सा होगा? u sin थी। बट अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी तो नीचे वाली एक्सिस कौन सी होगी? सॉरी, पॉजिटिव वाई थी तो नेगेटिव वाई, तो ये हो जाएगा माइनस का u sin थीटा। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? तो अब देखो, वेलोसिटी को मैंने एंगल पे नहीं रखा है, इनिशियल वेलोसिटी के दो पार्ट कर दिए, या तो एक्स के अलोंग दिख रहा है या तो वाई के अलोंग दिख रहा है, रैंडम एंगल वाली बात ही खत्म। रुद्र, तनिषा, याना, क्लियर है आपको? गुड। वैसे ही मैं क्या करूंगा, फाइनल वेलोसिटी के भी कंपोनेंट कर दूंगा। फाइनल वेलोसिटी इधर थी तो उसके दो कंपोनेंट्स किए जाए तो सर वो साइन कॉस वाला एक बार आप फिर से एक्सप्लेन करोगे? हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर a है जो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो हम इसके दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं। एक कंपोनेंट होगा x के अलोंग, एक कंपोनेंट होगा y के अलोंग। कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस को हम ax से रिप्रेजेंट करेंगे, कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस को हम ay से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये बोलता था कि हम किसी वेक्टर को इस तरीके से ही ब्रेक करते हैं सच दैट अगर हम उसे फ्यूचर में जोड़े तो वापस से गिवन वेक्टर बन जाना चाहिए। मतलब अगर मुझे 6 को तोड़ना है तो पॉसिबल तरीके क्या हो गया? 1 + 5, 2 + 4, 3 + 3, तो ही वो जुड़ेंगे तो 6 बन सकता है। मैं 4 + 4 नहीं कर सकता क्योंकि 4 + 4 6 नहीं बनता है। तो तोड़ने के भी अपने तरीके होते थे। अब हमने ये डिराइव करा था, मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, उस वक्त आपको ये चीज दिमाग में उतारी गई थी कि अब आपको हमेशा ये याद रखना है कि a का वो कंपोनेंट जो थीटा के साथ होता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। तो ये हो जाता है a cos थीटा और बचा हुआ कंपोनेंट हो जाता है a sin थीटा। तो अभी हाल अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था तो मैंने उसके दो कंपोनेंट कर दिए, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये z बन रहा है, आपको z इस तरीके से सिखाया जाता था ना, उल्टा z, कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पे ये थीटा निकला तो ये हो गया u cos थीटा, ये हो गया u sin थीटा। क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस है तो माइनस साइन लगा दिया। अब बताओ, किसी को डाउट? सिमिलरली यहाँ पर ये कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा माइनस u sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट माइनस u cos थीटा। क्योंकि अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो फाइनल वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो गया माइनस u cos थीटा और ये हो गया माइनस u sin थीटा।
किसी को डाउट इसमें? मेरा थोड़ा सा गंदा सा बन गया है, आपको बड़ा डायग्राम इसलिए मैंने बनाने को बोला था। क्लियर है? ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग है, ये नेगेटिव वाई के अलॉन्ग है, तो दोनों के आगे साइन माइनस लगाओ। कोई डाउट है? यही पूछ लो, नहीं तो क्वेश्चन। यस धनुष्का। हम सेम ऐसे जैसा ऊपर किया वैसा ही नीचे नहीं कर सकते, लाइक इनसाइड किया वो? वही तो किया है। तू कैसे चाहती है बता? ऐसे आपने ऊपर जो किया ना वैसे। देख, ऊपर बॉल इधर जा रही थी, तो मैं एक चीज बताता हूँ। मुझे लगा ये प्रॉब्लम मुझे भी थी मेरी 11th में। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी का टेल हुआ और ये हेड हुआ। कंपोनेंट हमेशा टेल से बनाए जाते हैं, ठीक है? तो एक कंपोनेंट आया इधर और एक कंपोनेंट आ गया इधर। बट जब ये बॉल टकराई और इधर गई, तो अब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब फाइनल वेलोसिटी ऐसी हो चुकी है, तो अब ये उसका हो गया हेड और ये वापस से हो गया टेल। तो अब वापस से टेल से कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे मुझे। तो एक कंपोनेंट होगा इधर, एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर। सर हाँ बोलिए हर्ष। सर बट हम बिटवीन से बनाए तो मतलब ये जो रे नीचे बाहर आ रही है ना, उसमें बीच में कहीं पे ऐसा बना दे तो चलता है, चलता है, ओके सर। चलता है। वो मतलब एक अच्छा फिगर दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि हमेशा टेल से ही स्टार्ट करने का। अगर एक पूरा वेक्टर ये था तो टेल से स्टार्ट करते हो। आपको लगता है बीच में से बनाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि बनेगा हमेशा इधर ही। क्या वो, या तो ये बनेगा ऐसे ही हमेशा, ठीक है? तो उसमें चेंजेस नहीं होंगे, बट इधर बनाओगे तो भी कोई इशू सर नहीं। इसके एंड पे तो नहीं बनेगा ना? इसका जो एंड एंड पे है। नहीं, Yes, एंड sir. पे नहीं बनाना, एंड पे नहीं बनाना। क्लियर है सभी को? सिद्धार्थ को कुछ डाउट है? यस सर। बोलिए सिद्धार्थ। सर पर एंड पे क्यों नहीं बना सकते? वो तो फिर पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा ना, एंड वेक्टर्स को तो हम पैरेलली शिफ्ट कर ही सकते हैं। नहीं, रूल होता है कंपोनेंट्स बनाने का कि कभी भी आप जब वेक्टर्स, पहली बात तो वेक्टर्स को आप जब उठा के एक जगह से दूसरी जगह भी रखते थे तो हमेशा टेल को टेल से ही कनेक्ट किया जा सकता है। ये एक रूल होता है वेक्टर्स में। और दूसरा Yes, कि sir. यहाँ पे जब मैं एक पर्टिकुलर वेक्टर को, जैसे यहाँ पर ए वेक्टर था, तो मैंने ये कंपोनेंट यहाँ पे नहीं बनाए, मैंने उसकी टेल से स्टार्ट किए बनाना। सर बट जैसे कि अब ये यू की एंड पॉइंट है, अब वहां पे हम लोग कंटिन्यू करें और वर्टिकल एंड यू साइन थीटा एंड यू कॉस थीटा लगाए, तो फिर सर फर्क क्या होगा? वो तो फिर कहाँ पैरेलल पर? शिफ्ट ही हुआ ना। बट कहाँ स्टिल, पर? हाँ यहाँ पर सर। सर वहां पर ही। ऐसे बोल रहा है तू? हाँ सर, पर वो तो हम मतलब आई अंडरस्टूड दैट इट द मेन थिंग इज दैट वी हैव टू मेक फ्रॉम द टेल, बट यहाँ पे भी बनाएंगे तो इट्स अ हाँ, पैरेलल शिफ्ट, नो वैल्यू कोई तो सेम ही फर्क नहीं रहेगी। पड़ेगा, वो रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग होगा। क्योंकि Okay. उस वक्त अगर तू यहाँ बनाना चाहता है तो इस वेक्टर को उठा के तुझे यहाँ लाना पड़ेगा, तो ये पूरा वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। वो रिप्रेजेंटेशन वाइज रॉन्ग हो जाता है। फर्क तो क्या पड़ेगा? यहाँ पर माइनस यू cos 30 लिख दूंगा, यहाँ पे माइनस यू sin 30 लिख दूंगा, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स। ओके सर। वेक्टर्स सर आप आपने मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स तो निकाल दिए यू cos थीटा एंड माइनस यू sin थीटा, बट सर आप उसको ऐड कैसे करोगे? क्योंकि सारे डायरेक्शंस अलग है मतलब। तो वेट कर, जादू दिखाते। ओके। अब इनिशियल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स कर दिए, फाइनल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स कर दिए, और ये दोनों ही कंपोनेंट या तो एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई। अब तीसरी कोई डायरेक्शन हमारे पास नहीं है, या तो एक्स है या तो वाई। तो मैं इंडिविजुअली देखता हूं कि मेरी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी चेंज हुई है एंड वाई एक्सिस के अलोंग कितनी चेंज हुई। तो अगर मैं यहां पे निकालता चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मेरी कितनी वेलोसिटी का चेंज हुआ, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u cos थीटा,
क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ये है और फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है, माइनस यू कॉस थीटा। देखो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, मैंने अभी कई कई जगह थीटा ही लिख रखा है, आप 30 भी लिख सकते हो, वो चल जाएगा। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस यू कॉस 30 डिग्री। ये था इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू कॉस 30 डिग्री। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, आंसर क्या है, माइनस 2u cos 30 डिग्री। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो ये है। किसी को डाउट? अब y एक्सिस के अलोंग तो- कितनी वेलोसिटी का चेंज हुआ? यस सर वापस समझा दो। देख, हमारा कंपोनेंट्स को तोड़ने का रीजन क्या होता है कि हम x और y एक्सिस के साथ डील कर सके। तो मैं बोल रहा हूं मेरे पास अब दो एक्सिस में ही वेलोसिटी के कंपोनेंट है, इसका एक कंपोनेंट x है और y, फाइनल वेलोसिटी का भी एक कंपोनेंट x के अलोंग है, एक कंपोनेंट y के अलोंग। तो पहले मैंने बोला कि ये पता लगाते x एक्सिस के अलोंग कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी का x एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, u cos 30, और फाइनल इस थीटा को 30 लिख सकते हो। हाँ मैं बार बार बोल रहा हूं ये वही है। तो ये हो गया x कंपोनेंट, इनिशियल था तो इसको बोल दिया इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस? तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। फाइनल क्या था, माइनस u cos 30, इनिशियल क्या था, u cos 30, फाइनल माइनस इनिशियल। तो दिस इज नेट चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। क्लियर है? अब यही काम मुझे y के लिए भी करना है कि y के अलोंग कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ। तो दिस इज फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, कितना है ये, माइनस u साइन 30 डिग्री, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी थी, माइनस u साइन 30। आप अपने डायग्राम में सब जगह थीटा को 30 डिग्री ही लिखना, मैं लिखता तो थोड़ा और गैप कम हो जाता, थोड़ा सा हौच पौच हो जाता, इसलिए मैंने नहीं लिखा। कितना आंसर आया इसका? 0। तो आप बताओ क्या y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज भी हुई है? नो, सिर्फ कौन सी एक्सिस के अलोंग हुई है, x। तो अब अगर वेलोसिटी का चेंज x के अलोंग है तो मोमेंटम का चेंज भी x के अलोंग होगा, और मोमेंटम का चेंज x के अलोंग है तो इस केस में भी फोर्स कौन सी एक्सिस के अलोंग लग रहा होगा, x एक्सिस के अलोंग, क्योंकि y के अलोंग तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। तो जो एक रैंडम एंगल की बात कर रहे थे उसी को हमने x और y में ब्रेक करके लिख दिया, ये एक तरीका होता है। तो ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। कंसेप्ट समझ लेना, क्योंकि लिखा हुआ तो सॉल्व एग्जांपल में है तो आपको पता लग ही जाएगा कि वहां पे कि लिखना कैसे है, वहां से भी रीड करोगे तो। बट मेन चीज है कि आया कैसे, वो इंपॉर्टेंट था। क्लियर है ये सिद्धार्थ? यस सर। ओके, अब सेकंड पार्ट में परिश्री क्या पूछा था? The ratio of the magnitudes of impulses imparted to the ball by the wall. ठीक है, तो अब इम्पल्स अगर मैं फर्स्ट केस का निकालता तो आपको इम्पल्स के दो फॉर्मूले बताए गए थे, फोर्स इनटू टाइम एंड चेंज इन मोमेंटम। अब मैंने बोला था मोस्ट 95% केस में चेंज इन मोमेंटम वाले लग रहा होता है। तो फर्स्ट केस में अगर मैं इम्पल्स निकालता तो वो क्या होता, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। अब फर्स्ट केस ये वाला था, तो इसमें वेलोसिटी का चेंज कैसे निकाला जाए? तो फाइनल ये थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इनिशियल वेलोसिटी u, तो फाइनल वेलोसिटी को माइनस u लेना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन तो अब चेंज हो गया है। यस सर। माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, कितना आ गया, माइनस 2mu। कोई डाउट किसी को?
ये आ गया फर्स्ट केस वाला इम्पल्स। सेकंड केस वाला इम्पल्स क्या होगा? I2 मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। बट अब चेंज इन वेलोसिटी सेकंड केस में तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मिला था, वाई के अलोंग तो कुछ मिला ही नहीं था, तो इसको मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ही लिख देता हूं, बिकॉज वाई के अलोंग का चेंज तो है ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? मास और चेंज इन वेलोसिटी कितना आया था यहाँ पे? -2u cos 30 डिग्री। ये हो गया -2mu cos 30 डिग्री। दिस इज इम्पल्स इन सेकेंड केस। आपको I1/I2 का रेशियो लेने के लिए बोला गया है, ले सकते हो, अब ले आओ। -2mu से -2mu को उड़ा देना, 1/cos 30 बचेगा। cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। सर cos 30 कहाँ से मिला? आई मीन 30 यहाँ से- डिग्री कहाँ से मिला? ये मैंने सर स्टार्टिंग से, फिगर में, हाँ फिगर में ये पर 30 डिग्री दिया है ना। पर क्वेश्चन में नहीं, मतलब फिगर में दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया। हाँ तो फिगर क्वेश्चन के साथ ही आया क्योशा, ये पैकेज था पूरा। तो ओके। ये मैंने खुद ने नहीं बनाया, ये उन्होंने खुद ने बना के दिया है और हमको बोला गया है कि अब सॉल्व करो। तो एक जगह उन्होंने बता दिया, इसलिए क्वेश्चन में बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बता, फिर क्वेश्चन में कहा बोला है कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है? यू है, वो भी तो मुझे फिगर से देख के पता लगा है। तो जब फिगर वो देते हैं तो डिस्क्रिप्शन कम कर देते हैं, बिकॉज जब फिगर दे दिया है, सब कुछ दिख रहा है, तो जो चीज निकालनी है वो ही बोला जाएगा। बट अगर वो चाहते हैं कि फिगर आप बनाओ, तो फिर वो इस क्वेश्चन को डबल लेंथ का कर देंगे, क्योंकि उस वक्त वो देंगे कि वेलोसिटी यू थी, वॉल से टकराई और 30 या 60 डिग्री पे वापस से रिवर्ट हो गई, तो इस तरीके से वो देंगे कि आप डायग्राम बना पाओ। पर डायग्राम दे ही दिया है तो हमको कोई टेंशन नहीं है। सर इसका आंसर क्या होगा रेशियो का? 2:√3। हाँ, ओके सर। सो क्वेश्चन में था I1/I2। I1 है -2mu, I2 है -2mu cos 30, कैंसिल आउट, 1/cos 30। cos 30 होता है √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। ये इम्पल्स का रेशियो आ गया। सर नोट्स में तो 1.2 ऐसा कुछ दिया है, 1:2 दिया है शायद। तो सॉल्व करके देख ले होशियार। 2/2 और √3 का वैल्यू 1.73 होता है, तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा ना। यस सर। समझ में आ गया? यस तो सर। यही सबसे बड़ा लेंदी क्वेश्चन था, और क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिला है कि जब भी चीजें इससे रैंडम एंगल पर होती है, तो वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिर्फ हमने 4.2 के लिए नहीं पढ़ा था। अगर किसी ने 4.2 का वो मेरा वीडियो लेक्चर मैंने बनाया, ध्यान से सुनाओ, तो मैंने आपको उसमें बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है वो कोई इस सेशन तक लिमिटेड नहीं है, ये कंसेप्ट है जो 12th तक चलने वाला है। हर चीज में आपको रिजोल्यूशन वेक्टर्स के कंपोनेंट करने ही पड़ेंगे, आपको उसके अलावा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो वो 12th के भले ही तुम चैप्टर नंबर 13 14 तक चले जाओगे, ये मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां से वो कंसेप्ट लगता रहेगा। अब आप चैप्टर सर नंबर 5 में, यस, सर बट नोट्स में 1:2 दिया है, तो इसमें 2:1 आया हमारा आंसर तो। 2:1 बनाया, हाँ 2:1 कैसे आया? 1:2, अच्छा इधर वाला आंसर को देख रहा है क्या तू? 1:2 नहीं दिया है, वो 1.2 दिया है। हाँ सर। तो 1.2 इसको 2 डिवाइडेड बाय 1.73 करेगा तो 1.15 समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.2 लिख दिया। हाँ ओके। यार तू तो टेंशन ले रहा बिना वजह का, तो पर दे सर भी गया। रेशियो था ना, इसलिए रेशियो तो मतलब तू ऐसा चिंता निकला। ना कर, तू 2/√3 पे छोड़ देना यस। बस। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, बट अब उसे उन्होंने दूसरे कंसेप्ट से किया हुआ है। तो ये मैं आपको दूंगा 13 क्वेश्चन के, आप वो सॉल्व एग्जांपल में से समझेंगे। मैं एक क्वेश्चन और आपको करवा रहा हूं, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाइए, सब चीजें टीचर पे छोड़ दोगे तो खुद क्या यूज करोगे। तो अभी हाल 14 समझा रहा हूं, फिर मैं नेक्स्ट सेशन पे चल जाऊंगा। वो दो क्वेश्चन दोनों ही सॉल्व एग्जांपल में सॉल्व है, मतलब सोल्यूशन है आपके पास, बस आपको अपना दिमाग लगाना है, अगला कंसेप्ट सीखना है उसका। 14 क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 7 ग्राम, गिवन डेटा लिखते जाओ, मेरा वेट मत करो, क्वेश्चन रीड करो, जितना भी डेटा गिवन है पहले निधर ध्यान दो, उतना पूरा पार्ट लिखते जाओ। सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन में दी है, मास ऑफ बुलेट। इज फायर्ड इनटू अ ब्लॉक ऑफ मेटल weighing 7 kg। तो मास ऑफ ब्लॉक, बुलेट और ब्लॉक का बी सेम हो जाएगा। The block is free to move after the impact. The velocity of the bullet and the block is 70 meters per second। मतलब इनिशियली वो दोनों अलग अलग थे, बट जैसे ही फाइनली बुलेट ब्लॉक पर हिट करती है तो वो ब्लॉक के अंदर जाके फंस जाती है, और वो दोनों एज अ कलेक्टिव सिस्टम साथ में आगे जाते हैं। कौन सी वेलोसिटी से? 70 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से। तो बताओ व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा पहले तो ये बताओ मुझे। लीनियर मोमेंटम वाला। तो कंसेप्ट बता, तूने तो टर्म बता दिया, धनुष्का बता रही थी, धनुष्का की लिपसिंग पढ़ी थी मैंने। कंजर्वेशन। यस, उसने आधा बताया, क्वेश्चन ने उसके आधे पूरा कर दिया। अरे पूरा ही बोल दो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सर मैंने पूरा बोला कि मेरा नेटवर्क का इश्यू है। धनुष्का तुम म्यूट थी था, वो तो मैंने इसलिए तेरे लिपसिंग पढ़ ली, इसलिए मैंने देखो बोला कि तूने बोला था। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आप करते हो तो पहले वही लिखोगे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपको पूरा लिखना है, मुझे चल जाएगा, मेरा नंबर नहीं कटेगा। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जो सिस्टम का होता है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर ही होता है। अब इनिशियली सिस्टम में क्या क्या है? ब्लॉक एंड बुलेट। तो मैं ये लिखूंगा, मास ऑफ ब्लॉक नहीं, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट u1। इसकी वेलोसिटी बुलेट की u1 मान रहे हैं हम। ये ब्लॉक, और इसकी वेलोसिटी इनिशियली u2 मानते हैं। तो इनिशियल क्या हो गया? mu1 प्लस mu2 इज इक्वल टू फाइनली बुलेट और ब्लॉक एक दूसरे में समा गए, तो वेलोसिटी हो गई कॉमन, मास हो गया ऐड। समझ में आया कैसे लिखा मैंने ये? और नहीं समझ में आया तो मैं इसके पहले का एक स्टेप आपको लिख देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके पहले का स्टेप क्या था? मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। पर दोनों की वेलोसिटी क्योंकि सेम हो गई है, इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रिंग से हमने एक ब्लॉक लटका दिया है, यहां से बुलेट आती है, इधर स्क्रीन में देखो, यहां से बुलेट आती है और इस ब्लॉक पे टकराती है। टकराने के बाद बुलेट ब्लॉक के अंदर फंस जाती है, और फंसने के बाद ये दोनों साथ में आगे जाते हैं। तो जब साथ में आगे जा रहे हैं तो उस वक्त दोनों की वेलोसिटी हो चुकी है सेम, तो मैंने वेलोसिटी को कॉमन निकाल लिया। ये एक्सप्रेशन समझ में आया है? उसके बाद तो मैथ्स है,
अगर ये नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं वापस बता देता हूँ, बट यहाँ पे जरूरी है. व्हाट इज u1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, व्हाट इज u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, व्हाट इज v फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक. अब इनिशियली ब्लॉक तो रेस्ट पे था, जब तक बुलेट ने हिट नहीं किया तब तक वो तो रेस्ट पे, तो वो वाला पार्ट हो गया 0. और बुलेट ग्राम्स में दी है, आपको तो किलोग्राम्स में रखना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यस. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 0 कैसे आया? इसलिए बोल रहा था स्क्रीन में देख, जब स्क्रीन में समझा रहा था मैं. ये एक स्ट्रिंग से, सपोज करे साइड व्यू दिखा रहा हूं, यहाँ पे स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग से एक ब्लॉक लटका दिया है. यहां से मान लेते हैं बुलेट जाने वाली है. इनिशियली कौन मूव कर रहा है, बुलेट की ब्लॉक? हाँ धीर, यहां से ये बुलेट जाएगी जाएगी जाएगी, फिर इसमें जाके फंस जाएगी. तो फंसने के बाद ये आगे की तरफ जाएगा बुलेट को लेकर. ले, धीर तो गायब हो गया. अरे धीर, तू तो छोड़ के चला गया, ऐसे थोड़ी चलता है. हाँ सर, इंटरनेट इश्यू आ गया. इंटरनेट ही जानी दुश्मन बना हुआ है हमारा. ये समझ में आया तुझे? ये थी बुलेट. बुलेट इनिशियली शूट होने के बाद जाएगी ब्लॉक के पास, पर जब तक पहुंचेगी नहीं तब तक तो ब्लॉक शांति से जिंदगी जी रहा था, अपनी लटका हुआ था. पर जैसे ही बुलेट ने हिट किया, बुलेट गई फंस और ये दोनों आगे चले गए. इनिशियली बुलेट के पास वेलोसिटी थी, ब्लॉक के पास नहीं थी, इसलिए ब्लॉक की वेलोसिटी 0 कर दी. पर जब एक बार फंस गए तो इनकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, और वो v कितना है 70, इसलिए मैंने वो यहाँ पे 70 लिख दिया. अब बताओ, किसी को डाउट? सब कुछ गिवन है एक्सेप्ट u, और वही फाइंड करना है u1 की बुलेट की स्पीड क्या है. तो निकाल लो अब u1 का वैल्यू. ये 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 से 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 कट कर दूं? यस और नो? कर दे क्या? नो. सर 490 होगा शायद से. आप भावनाओं में मत बह जाना कि यार सेम सेम दिख रहा है, उड़ा देते. बीच में प्लस साइन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं. हाँ, एक चीज मैं कर सकता हूं, अगर मैं स्मार्ट हूं तो मुझे पता है 7 kg और 7 ग्राम में बहुत डिफरेंस है. 7 ग्राम बहुत छोटा होता है, 7 kg बहुत ज्यादा है. तो मैं एक बार के लिए इसको ऐड करूं या ना करूं, क्या फर्क पड़ता है? हटा देता हूं, क्योंकि 7 kg में 7 ग्राम ऐड कर दूंगा तो भी अप्रोक्सीमेटली वो रहेगा तो 7 kg ही. इसलिए अगर मैं इसको हटा ही दूं अप्रोक्सीमेटली, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 70. समझ में आया क्या? अब ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 7000 बाय 7 इंटू 70. ये आंसर 70,000 सर. तो अप्रोक्सीमेटली जाऊंगा तो 70,000 आ जाएगा. उनका कितना आ रहा है? 70,070. अब वो 70 का डिफरेंस आएगा बिकॉज मैंने अप्रोक्सीमेटली वो 7 ग्राम्स को नेग्लेक्ट किया हुआ है. तो अगर जल्दी खत्म करना हो तो ऐसे किया जा सकता है.
सो मैंने वो स्टार्टिंग में 7 kg को 7000 ग्राम्स में कन्वर्ट किया था इसलिए। नो, ग्राम्स में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। ग्राम्स नॉट ऐसा यूनिट नहीं है ग्राम, किलोग्राम है। तो आपको किलोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को ग्राम में नहीं। क्लियर है? एग्जामिनर बताओ क्या देखेगा, क्या आपने ये पहली लाइन लिखी है कि नहीं लिखी? क्योंकि ये जो भी आप लिख रहे हो किसके अकॉर्डिंगली लिख रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंगली। तो ये आपके आंसर में एक वो एक्स्ट्रा टच देता है कि आपने मेन चीज जिसके अकॉर्डिंगली ये हुआ है क्वेश्चन वो लिखा है कि नहीं लिखा है। वहां से ही वो समझ जाएगा, वो इतना देखेगा, पहली इक्वेशन देखेगा, फाइनल आंसर देखेगा, नंबर पूरे दे देगा। ये तरीके होते हैं चेकिंग के। चेकिंग के वक्त आपकी हर एक चीज नहीं देखी जाएगी, इतना टाइम नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज देखी जाएगी जो एक क्वेश्चन के लिए मुझे चाहिए, मैं वो देख के ही जज कर लूंगा इसको आता है कि नहीं आता है, नहीं तो जाने दो। तो बचे हुए 2 क्वेश्चन अब आपके खुद के होमवर्क है। आ जाओ 5.3 पर। 5.3 में पहले कुछ डेफिनेशन समझेंगे जो हेल्प कर सकती है थोड़ा थोड़ा हमें हमारे सेशन को समझने के लिए, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिया ये वाला क्वेश्चन? स्टार्ट कर सकते हैं 5.3। फिर वीडियो ऑफ करके बैठ गए। ये तुम्हें लेट के पढ़ना है, ऐसा नहीं चलेगा, वीडियो ऑन करना पड़ेगा। वीडियो ऑन रहता है ना तो हम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अच्छे से बैठना है, अच्छे से दिखना है, वो जरूरी है। फेरन चला गया। सर आया सर 5 मिनट में सर, नेटवर्क का वो इश्यू सॉल्व कर रहा हूँ। पक्का नेटवर्क का इशू सॉल्व कर रहा है कि आजू बाजू वाले के साथ अपने इशू सॉल्व कर रहा है? नो नो सर। क्योंकि वीडियो ऑफ होने के पहले कुछ डिस्कशन इंटेंस चल रहा था आजू बाजू में। नहीं सर, वो राउटर बंद हो गया था सर वाईफाई का, इसलिए सर वही देख रहा था। जल्दी करो। यस सर, यस सर, उससे मार्क्स नहीं मिलने वाले स्कूल में, इससे जरूर मिलेंगे। यस सर। तनीषा भी लगता है गायब हो गई। रुद्र, तनिष्का ब्रदर एंड सिस्टर ही है ना? ओके मैं इधर ही हूँ। ओके तनिषा, बताते रहना पड़ेगा। देखो ऑनलाइन का यही रूल है, जब तक आप नहीं बताओगे मैं इधर ही हूँ तब तक टीचर के लिए तो जा चुके हो। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। पक्का ना? हाँ सर। ओके ऑलराइट। सो सबसे पहला डेफिनेशन 5.3 का है कॉनकरेंट फोर्सेस। कॉनकरेंट फोर्सेस मतलब ऐसी फोर्सेस जो सेम पॉइंट पे ही लगती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे इधर से एक फोर्स लग रही है F1, इधर से एक फोर्स लग रही है F2, इधर से एक फोर्स लग रही है F3, तो ये सभी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रही है, तो इन फोर्सेस को कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं? कॉनकरेंट फोर्सेस। फोर्सेस which acts at the same point or on the same particle are called concurrent forces. Easy.
इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम का मतलब पता है क्या आप में से किसी को क्या होता है? ये टर्म इस चैप्टर के बाद आपका डे टू डे लाइफ में आने वाला है कि चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 9 सब जगह ये इक्विलिब्रियम तो आएगा ही आएगा, बहुत जरूरी है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए, है ना सिद्धार्थ? यही बोल रहा था ना, नेट फोर्स जीरो हो जाए तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। धीरे धीरे इसकी डिटेलिंग में बढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है, बट चैप्टर 9 तक आओ तब तक मिलेंगे। बट अभी के लिए अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, मतलब उस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी का सम कितना निकलने वाला होगा? जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब फर्स्ट डेफिनेशन आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाना चाहिए कि अगर ये पार्टिकल को बोल दिया जाता है ये इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस F1 प्लस F2 प्लस F3 इन तीनों का सम क्या निकल के आता? जीरो। और अगर ये आ जाता तो हम इसको क्या बोल देते? इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। एक पॉइंट पे लग रहे थे तो कॉन्करेंट हो गए और तीनों का सम जीरो आ गया तो इक्विलिब्रियम भी स्टैब्लिश हो गया, तो इसको बोल दिया इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। क्या ये क्लियर है? आपको ये चीज अब से दिमाग में बिठा लेना है। स्कूल में, इंस्टीट्यूट पे किसी ने भी आपसे पूछा कि इक्विलिब्रियम, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? सिर्फ इक्विलिब्रियम, तो आपका पहला डेफिनेशन तो दिमाग में क्लियर ये होना चाहिए, इक्विलिब्रियम का मतलब जो भी चीज इक्विलिब्रियम में है, अगर आप भी इक्विलिब्रियम में हो मतलब आप पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, आप कहीं नहीं जा सकते, जहां पर बैठे हो वो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और भी तरीके होंगे इसको एग्जांपल से समझाने के, बट अभी नहीं, वेट करो, चैप्टर 6 तक का वेट करो और अच्छे एग्जांपल्स आएंगे। बट पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो। बोलिए सिद्धार्थ, कोई डाउट है आपको? सर बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी हो सकता है, जब हम वैक्यूम में होंगे तभी होगा ना ये सर। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। नेट सर फोर्स क्योंकि mg तो लगेगा ही कहीं ना कहीं, तो सर लग रहा है ना, मैंने कहा इधर भी तो तीन फोर्सेस लग रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये थोड़ी ना बोला मैंने कि फोर्सेस नहीं लगना होता है, मैंने बोला जितने फोर्सेस लग रहे हो उसको अगर नलिफाई कर दिया जाए तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। तूने उल्टा समझा, तू बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही ना लगे तो वो दो चीजें होती है, एक फोर्स बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस तो क्लियर थे। अगर ये पेन पे मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन का और मैंने इधर से भी लगा दिया 5 न्यूटन का, तो अभी हाल ये इक्विलिब्रियम में चला गया क्योंकि इस पे नेट फोर्स हो चुका है जीरो। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे लग रहा है। जब तू बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पे सर mg तो हमेशा लगता रहता है, तो तुझे ये भी तो पता होना चाहिए mg के साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन भी हमेशा लगता रहता है। ओके। तो ये नॉर्मल सर रिएक्शन वो में इक्विवेलेंट हो कि नहीं हो कैसे पता चलेगा सर? उसके मोशन को देख के। देखो ये तो समझ में आता है ना कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे तो वो एक्सेलरेट करना चाहिए उस डायरेक्शन में। हाँ सर। अगर तू तेरे फ्लोर पर एक ब्लॉक को रख देगा और फ्लोर पे नीचे वो mg फोर्स लगाएगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ब्लॉक को जमीन के अंदर जाना चाहिए था, नहीं गया सर क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। बस दैट इज योर आंसर। नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर लगता है जो उसको हवा में उड़ाना चाहता है, mg का फोर्स नीचे लगता है जो उसको जमीन में भेजना चाहता है। साला ना हवा में उड़ रहा है ना जमीन में जा रहा है, मतलब दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रखा है। Got it? Good. अब आता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहां पे तो ये वर्ड टच करके हम भाग जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले, पर ये दोनों ही टर्म चैप्टर नंबर 7 में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दो टाइप के मोशन होते हैं, जो वैसे 3 टाइप के होते हैं पर अभी 2 ही बोलूंगा। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन।
रोटेशनल मोशन तो चैप्टर नंबर 7 का नाम है एंड वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर इन 11th स्टैंडर्ड. सो वहां पर आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ना रहेगा. बट ट्रांसलेशनल मोशन का बेसिक मीनिंग सिर्फ अभी ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा. अगर ऑब्जेक्ट ऐसा मूवमेंट कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहा हो, तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज इन ट्रांसलेशनल मोशन. और आपका फैन घर पर, क्या वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है? नहीं, रोटेशनल. वो अपनी ही पॉइंट पे गोल गोल घूम रहा है. उसके हर पार्टिकल अपनी ही पॉइंट पे गोल गोल घूम रहे, तो वो रोटेशनल मोशन का एग्जांपल होता है. तो इनके बारे में ब्रीफिंग तो चैप्टर नंबर 7 में करेंगे हम, बट एटलीस्ट मोशन तो दिमाग में क्लियर रखें. ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करे, एक जगह से दूसरी जगह जाए, इन शॉर्ट. बट रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी जगह नहीं छोड़ रहा होता है, उसी जगह पर गोल गोल घूम रहा होता है. जैसे आपके घर के डोर, विंडोज, जब आप उसको घुमाते हो, खोलते हो, तो वो एक रोटेशनल मोशन का एग्जांपल हुआ. वो कोई एक रूम का विंडो दूसरे रूम के विंडो, मतलब दूसरे रूम के विंडो के पास थोड़ी ना चले जाता है घूमते घूमते. वो वहीं पर रहेगा और वहीं पर गोल घूमेगा. तो बेसिकली रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन में सीधे जा रहे होते हैं. अब इस चीज को उन्होंने इक्विलिब्रियम के साथ जोड़ दिया. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स का जीरो होना. बट रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में लगने वाले फोर्सेस अलग अलग होते हैं. ये चीज में मैं इसलिए ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बाद में पढ़ने वाले, और अगर ना भी समझ में आए अभी हाल के लिए, थोड़ा बहुत डाउट भी हो, टेंशन मत लेना, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर. ये सब आपके चैप्टर नंबर 7 में आएगा. पर ये याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो उस पर लगता है फोर्स. बट अगर वही ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करने लग जाए तो फोर्स की जगह ले लेता है टॉर्क. ये एनालॉजिकल टर्म्स है. जैसे आपने अभी तक कुछ एनालॉजिकल टर्म पढ़े. जब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स, बट रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा. अरे सर्कुलर बोलो रोटेशनल, दोनों का बीच का डिफरेंस बता देंगे, पर एक चीज सेम ही है. ये होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये होता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. याद आया? 4.5 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एक ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रहा है, यहां से वो यहां पर गया, तो उसने दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट कवर की. एक तो ये वाला हुआ, वो होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बट साथ ही साथ एक एंगल में भी कवर किया है, वो होता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो ट्रांसलेशनल मोशन में होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ट्रांसलेशनल मोशन में होता है लीनियर वेलोसिटी, रोटेशनल में होता है एंगुलर वेलोसिटी. ट्रांसलेशनल में होता है लीनियर एक्सेलरेशन, रोटेशनल में होता है एंगुलर एक्सेलरेशन. ट्रांसलेशनल में होता है फोर्स, रोटेशनल में क्या होता है? टॉर्क. तो अभी सिर्फ एनालॉजी समझा रहे, बाद में इसके बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे. अब मुझे कोई बता सकता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? फिर मैंने तुम्हें ट्रांसलेशनल मोशन समझाया, मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम समझाया. अब दोनों को जोड़ के बता सकते हो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? इक्विलिब्रियम मतलब ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो. ट्रांसलेशनल मोशन मतलब इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मूवमेंट. The net force is zero acting on a straight line, acting in a straight line. वापस बोलना आदित्य. Sir, the net force will be zero acting in a straight line. एक्टिंग इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं बोलूंगा, पर मैं ये बोलूंगा कि जब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होगा. Sir, the acceleration is zero. हाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको अभी सिंपल केस बताया कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा. वो ऐसे कर्व में भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपनी जगह चेंज कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है. पॉइंट ये है कि ये अगर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है और इस मोशन के दौरान इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कौन से इक्विलिब्रियम में जा चुका है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. अब आपको ये पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा हो और उस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है. एक्सेलरेशन जीरो होने के केस में उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूं मैं. Sir, can you repeat? अगर ऑब्जेक्ट
ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है और मैं बोल रहा हूं ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोशन करते वक्त इस पे लगने वाला नेट फोर्स कैसा है, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो न्यूटन सेकंड लॉ से तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया उसका, और एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। अरे न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही तो नहीं है, यही तो बताता है। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल नहीं हो गया क्या, तो उसी को अलग तरीके से बोला है, जब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है मतलब उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट। यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को समझाने का रीजन सिर्फ इतना ही है कि आपको ये वर्ड ये समझ में आए, और कुछ चैप्टर 5 में इसका रोल पार्ट नहीं है, इसको छोड़ भी दोगे यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब चैप्टर नंबर 7 से आएगा। अब मैंने बोला कि ट्रांसलेशनल मोशन में अगर फोर्स लगता है तो रोटेशनल मोशन में कौन लग रहा था, टॉर्क। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अगर बॉडी घूमते 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 जब रोटेट कर रही है उस वक्त उस पे लगने वाला नेट टॉर्क का वैल्यू जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट किस इक्विलिब्रियम में चले जाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन जीरो होता था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती थी, वहां पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ये सब एनालॉजी से समझा रहा हूं, ठीक है। जितना समझ में आया उतना रखो, जितना नहीं आया उसको बाहर निकाल दो, भले कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सिर्फ मेरे को समझाना था पॉइंट्स। इक्विलिब्रियम वर्ड क्लियर है, लगने वाला नेट फोर्स जीरो, वो इक्विलिब्रियम बताएगा आपको, वो ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी अभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 6 में भी बहुत आने वाला है। अच्छा एक चीज बताओ, सबने स्पंज और स्प्रिंग दोनों देख रखी है और दोनों के बिहेवियर से भी अच्छे से आप रूबरू, क्या वर्ड होता है, रूबरू जो भी है, जानते होंगे दोनों के। अगर एक स्पंज की बात मैं करूं, इतना बड़ा स्पंज है और उसको मैंने कर दिया कंप्रेस, ये जो फोर्स मैंने लगाया वो फोर्स होता है अप्लाइड फोर्स। फोर्स लगाया, स्पंज हो गया कंप्रेस। अब अगर मैं छोड़ दूं तो वो कंप्रेस्ड पोजीशन वाला स्पंज वहीं पर रहेगा या कुछ चेंजेस होंगे, चेंजेस होंगे। क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा ना, था वैसा ही। एग्जैक्टली वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करेगा, रीस्टोर करेगा। तो जो फोर्स उसको ये करने के लिए मजबूर करता है वही फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सर हमने जो फोर्स अप्लाई किया था वही उतना ही रिलीज करेगा वो। हाँ मतलब बेसिकली ये फोर्स तो मेरा लगाया हुआ था, बट अगर इस फोर्स को मैं हटा दूंगा तो उसके अंदर एक अंदर से खुद से ही फोर्स लगने लग जाएगा जो उसको अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने में हेल्प करेगा, रीस्टोर करने में हेल्प करेगा। और उसी फोर्स को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे एक स्प्रिंग की मैं बात करूं, आप अपनी स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हो, वो हो भी जाएगी, बट जैसे छोड़ोगे क्या स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आएगी, यस। तो जो फोर्स उसको अपने ओरिजिनल शेप और साइज में लाने में हेल्प करता है उस फोर्स को फिजिक्स में क्या बोला जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सब चीजें चैप्टर 9 में आएगी। अभी सिर्फ आपको मीनिंग समझना है रीस्टोरिंग फोर्स का, कि अगर आपसे कोई बोले कि ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या है तो आपके दिमाग में सबसे पहले दो एग्जांपल्स आने चाहिए, स्पंज एंड स्प्रिंग। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्पंज और स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करते हो तो वो अपने शेप और साइज को चेंज कर लेते हैं, बट जैसे ही आपका लगाया हुआ फोर्स आप हटा दोगे वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाएंगे। जो फोर्स उन्हें ओरिजिनल शेप और साइज में वापस लेके आएगा वही फोर्स क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। Is that clear? Yes or no? Yes. सभी ने स्ट्रिंग देख रखी है, स्प्रिंग नहीं स्ट्रिंग, रस्सी। अब मान लो
अभी तो कुछ है नहीं ऐसा रस्सी जैसा, बट अगर मैं स्ट्रिंग से नीचे एक ब्लॉक लटका देता तो क्या वो ब्लॉक उस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींच रहा होता? जैसे कि सिद्धार्थ ने बोला सर mg तो हर जगह लगेगा, तो mg का फोर्स लगा के वो स्ट्रिंग नीचे की तरफ खींच रही होगी। अब अगर स्ट्रिंग नीचे की तरफ खींच रही है, ये नीचे वाला डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ इसमें भी तो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। हालांकि स्ट्रिंग के अंदर इतने चेंजेस नहीं होंगे, स्ट्रिंग क्योंकि एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है तो वो बहुत थोड़ी ही खिंच रही होगी, पर जितना भी नीचे की तरफ जा रही होगी क्या ऊपर की तरफ उसमें भी एक रीस्टोरिंग फोर्स तो लगेगा? सर ये नॉर्मल फोर्स है वो ये सेम ही है ना? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल फोर्स तो कांटेक्ट में आता है तब लगता है हर्ष, अभी तो सरफेस के कांटेक्ट में नहीं, अभी तो मैं बोल रहा हूँ समझ जाइए। सर टेंशन होगी ना? यस, अभी उस पे आता हूं मैं। ये तेरा ब्लॉक था, ये तेरी स्ट्रिंग थी। अब जब मैंने इसको लटका दिया तो ये स्ट्रिंग को नीचे की तरफ तो खींच रहा है ना। हाँ। अब अभी ये सरफेस के कांटेक्ट में थोड़ी ना है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो जब तक कांटेक्ट में ना हो तब तक नहीं आता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये नीचे की तरफ खींच रहा है तो इस स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा जो इसको नीचे जाने नहीं दे रहा है अभी हाल। तो अगर यही रीस्टोरिंग फोर्स स्ट्रिंग में लगने लग जाए तो उसका स्पेशल नाम हमने दे दिया, क्या सिद्धार्थ? टेंशन। टेंशन जो टीचर आपको रोज दे रहे हैं, और वो और ये वाला अलग अलग है। वो टेंशन तो आपको लेना पड़ेगा, ये टेंशन पढ़ना पड़ेगा। तो जब एक ब्लॉक को आप लटका दो तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है विच इज mg। ये mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो एक रीस्टोरिंग फोर्स इस स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ लगने लग जाएगा। स्ट्रिंग में लगने वाले रीस्टोरिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टेंशन। टेंशन क्लियर है? मिल गया थोड़ा और? ठीक है। सो डेफिनेशन पढ़ लो एक बार, क्लियर हो जाएगा। ये टेंशन के ऊपर ही न्यूमेरिकल आने वाले हैं सबसे ज्यादा इस सेशन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये टेंशन। अच्छा एक चीज मैं पूछता हूँ, केयोशा से पूछता हूँ। केयोशा इंटरेस्टेड नहीं दिख रही मुझे। केयोशा क्या पढ़ा रहे हो सर? सर दुखा दिया, फालतू का टेंशन दे रहे हो। केयोशा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेंशन? सोच समझ के आंसर देना। कैसे? वो भी फोर्स ही है ना, रिस्टोरिंग फोर्स है तो। गुड, वेरी गुड। तो भूल मत जाना ये भी एक फोर्स ही है, सिर्फ सिंबल टी बना दिया है। तो टेंशन, जो चीज एक फोर्स कर सकती है वही टेंशन भी कर रहा होता है, तो दोनों सिमिलर है, बस थोड़ा कंसेप्ट अलग है। टेंशन तब लगता है जब एक स्ट्रिंग को आप खींचते हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, और वही रीस्टोरिंग फोर्स को हमने टेंशन नाम दे दिया है। पर ये कोई नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये फोर्स ही है। तो जो चीज फोर्स के लिए थी एप्लीकेबल वो सब इसके लिए भी होने वाली है। तो कभी कोई पूछ ले व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टेंशन, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप ये क्या है। वेरी गुड केयोशा, ध्यान तो दे रही है फिर भी। क्या पढ़ा रहे हो सर? ठीक है, सो टेंशन क्लियर। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो होता है फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। कहीं किसी आपके फ्रेंड को स्टाइल में बात करनी होगी आपसे, तो आज वो बोलेगा आज तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम की क्वेश्चन FBD के डायग्राम करके आया। आप सर खुजा रहे होगे, सर FBD क्या बोल रहा है, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो FBD इज नथिंग बट फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है? नाम से तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है सिनेरियो, ऐसा है नहीं। सपोज करो एक ब्लॉक है, अगर वो ब्लॉक हर्ष ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो कितने फोर्सेस अभी उस पे लग रहे होंगे? सर एक ही लगेगा ना। अबे साले दो लगेंगे, अभी तो बता रहा था वो ना जमीन में जा रहा है ना ऊपर उड़ रहा है, तो दो अरे तो सर, फोर्सेस लगेंगे। बट सर ये तो mg तो मतलब वो तो नीचे ग्राउंड पे लग रहा है ना। तो उससे क्या मतलब है, वही तो नीचे लगा रहा है। हाँ पर उसी फोर्स का तो मास है। लगेगा तो एक ही ना सर।
कैसे एक लगेगा? एक ब्लॉक mg, पे mg क्या था? फोर्स ऑफ एक्शन जो ब्लॉक ने लगाया जमीन पे। साला ब्लॉक ने उतना ही फोर्स उस पे ऊपर लगा, सरफेस ने ब्लॉक पे उतना ही फोर्स ऊपर लगा दिया, नॉर्मल रिएक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस की बात करूं मैं यहाँ पे तो ओके, दो तो लगेंगे। दो सर, मैंने सोचा ब्लॉक पे, तो वो ब्लॉक पे एक होगा। वो दोनों ब्लॉक के तरीके से ही डील किए जाएंगे कि mg ब्लॉक लगा रहा है और नॉर्मल रिएक्शन वो एक्सपीरियंस कर रहा है तो ब्लॉक ही। यस सर। ये एक फ्री बॉडी, एक ये मैंने जो डायग्राम बनाया ना, इसको एफबीडी बोलते हैं। एफबीडी का मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं, अगर आप डायग्राम में दिखा दो तो उस डायग्राम को नॉर्मल डायग्राम नहीं बोलेंगे, हाई फाई नाम दे दिया फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर इस ब्लॉक पे आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा होता जिसकी वजह से इसको आगे जाना पड़ता, तो डेफिनेटली पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन भी लगी रहा होता। अभी तक नेक्स्ट सेशन है फ्रिक्शन, बट अभी तक का कंसेप्ट ये तो बताता ही है ना, इसको अगर आगे की तरफ घसीटोगे तो पीछे एक फ्रिक्शन तो लगेगा। तो ये भी एक क्या बन गया? फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब एक ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, जितने भी 2 4 10 15 20 जितने भी आपको दिखते हैं, अगर आप उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो वो डायग्राम अब साधारण डायग्राम नहीं रहने वाला है, अब वो डायग्राम हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। नामकरण हो चुका है चेंज। अभी तक डायग्राम बोलते थे, अब से क्या बोलेंगे? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। और इसी के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और अच्छे क्वेश्चन देखना है तो अपनी शीट का लास्ट क्वेश्चन देखो, वहीं से स्टार्ट करेंगे, मजा आएगा, टेंशन मिलेगा, बहुत टेंशन मिलेगा। मस्त सा डायग्राम होगा, मस्त मस्त चीजें निकालनी होगी। क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 145। क्लियर है क्या? चलो, तो मैं आपको सबसे, अब ये पॉइंट नंबर 8 में आपको लगेगा सर ये डेरिवेशन है, तो मैं बोलूंगा नहीं, ये न्यूमेरिकल है। तो इसको न्यूमेरिकल के साथ ही समझेंगे, ये कोई आपसे पूछेगा नहीं डिराइव करो। तो ये एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में ही समझने वाले हैं कैसे करना है। अभी के लिए पॉइंट नंबर 7 तक हर एक लाइन रीड कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज हम चलते हैं आगे और एक न्यूमेरिकल खत्म कर दे। क्वेश्चन नंबर 15। पहले से ही बता देता हूँ, 15 का डायग्राम आपको बनाना तो पड़ेगा, और बनाते वक्त उसको बड़ा बनाना, छोटा बनाओगे तो एक प्रॉब्लम आएगा जो बनाने के बाद ही पता लगेगा। ये क्वेश्चन जितने कॉम्प्लेक्स डायग्राम में दिखते हैं ना, उतने इजी होते हैं। एक ही बेसिक फंडा है, अगर आपने वो समझ लिया तो आपको बहुत इजी लगने वाला है क्वेश्चन। ओके सिद्धार्थ, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी इन पॉइंट्स में। सर एक्चुअली
डाउट्स मतलब एक है सर, आपको मतलब पढ़ के सुना दूं? अभी यही डाउट है? सर ये इसमें नहीं है सर, फ्री बॉडी डायग्राम में है सर, एक मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था। अभी यार वो बाकी सबके लिए यूजलेस हो जाएगा सिद्धार्थ, अपने करते हैं, बिकॉज बाकियों को फ्री बॉडी डायग्राम का भी एक भी क्वेश्चन नहीं पता है, तो वो अलग से पूछेंगे, सबका टाइम वेस्ट नहीं हो, उनके लिए वो चीज ऐसा ना हो कि समझ में ही नहीं आ रही है बात क्या कर रहे हैं, तो कोड लैंग्वेज में बात हो रही है सिद्धार्थ और अभिनव सर की। ओके सर, लेक्चर के एंड में? हाँ हाँ, लेक्चर के एंड में कर लेंगे अपना। कभी कभी क्वेश्चन में डायग्राम दे दिया जाएगा, तो कभी कभी आपको खुद को क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के बनाना होगा। दे दिया गया हो तो लाइफ इजी हो जाती है, बनाना पड़े तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो ये सब क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी हाल आपको एक बेसिक इंक्लाइंड प्लेन दिया है, जिसके दोनों सरफेस के साथ इंक्लिनेशन अलग अलग है, एक 60 डिग्री पर है तो एक 30 डिग्री पर है, और एक पुली का अरेंजमेंट है, उस पुली के साथ दो ब्लॉक्स को लटका दिया गया है एक एक कॉमन स्ट्रिंग से। मतलब अगर एक ब्लॉक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा, एक ही स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है। अब सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम समझो इसका, फिर अपने डायग्राम बनाना। सबसे कॉमन चीज जो सबसे पहले आपको बतानी रहती है वो होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका डायरेक्शन हमेशा एक ही होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर ये मेरा ब्लॉक नंबर 1 है और ये मेरा ब्लॉक नंबर 2, तो 1 के हिसाब से ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, m1g, और ये वाला फोर्स हो जाता है m2g। क्लियर? अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक होगा ये कंपोनेंट और एक होने वाला है ये कंपोनेंट। देख लो, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब मैंने mg के फोर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। अब बात आती है कि हमको ये तो पता है एक कंपोनेंट होगा कॉस, दूसरा होगा साइन, बट हम तब तक ये नहीं बता पाएंगे कौन सा कॉस होगा कौन सा साइन, जब तक हमें एंगल का आइडिया ना लगे कि एंगल। मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये वाला जो एंगल 30 है, अगर ये 30 है तो यहां वाला एंगल भी 30 ही बनेगा। तो अब एक बार के लिए तो आपको लगेगा सर कैसे, क्यों ये वाला एंगल 30 नहीं ये वाला, तो मैं बोलूंगा ज्योमेट्री से। अब वो ज्योमेट्री कैसी होगी वो मैं आपको विजुअलाइज करवाने का ट्राई करता हूं। बट एक बार के लिए अगर मैं बोलूं कि मान लो कि ये एंगल 30 है, तो अब तो आपको पता लग जाएगा mg का कौन सा कंपोनेंट कॉस वाला होगा और कौन सा साइन वाला। ये वाला कंपोनेंट थीटा के साथ है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, mg cos 30, और ये वाला mg sin 30। क्या ये क्लियर? सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं ये 60 था तो ये वाला एंगल भी 60 है, तो ये वाला हो जाएगा mg cos 60 और ये हो जाएगा mg sin 60। अब मैंने आपको जान करके बड़ा डायग्राम बनाने को क्यों बोला था, अगर छोटा बनाते तो अंदर बहुत हौच पौच होने वाला। डायग्राम समझ में ही नहीं आता, डायग्राम समझ में नहीं आता तो टीचर भी मार्क्स देने में इंटरेस्टेड नहीं होता, खुद की इक्वेशन जो बनाओगे उसमें भी क्लैरिटी नहीं होने वाली। तो ये तो मैंने सिर्फ mg के कंपोनेंट्स किए। अब आपका एक डाउट जो है वो मैं सॉल्व कर देता हूं कि सर ये एंगल 30 कैसे होगा। तो ये अब आपकी खुद की इमेजिनेशन पर होगा कि आप कितना इमेजिन कर सकते हो। देखिए, ये है इंक्लाइंड सरफेस जो टिक नहीं रही है मेरे, और ये है हमारी फ्लैट एक जब है, हाँ ठीक है।
अभी हाल इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, बट अगर मैं इस ब्लू वाली सरफेस को ऐसा कर दूं, ग्रीन वाली सरफेस पे ओवरलैप करवा दूं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। अब देखो यहां पे एक और चीज अभी हाल मैं बताता हूं। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन हर्ष क्या होता है? अपवर्ड्स। रॉन्ग। परिश्री क्या होता है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन? परिश्री, परिश्री तो जवाब ही नहीं दे रही। परिश्री ऐसा तो ना चलता है। तनिषा, तनिषा इधर ही है ना? मैंने बोला था तुम्हें ही बताना पड़ेगा, तुम इधर ही हो। Yes, sir. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन? Opposite. किससे? अरे ऐसे कैसे अपोजिट? तो तुझसे, मुझसे, याना बैठी याना से, किससे अपोजिट? देख लो यहीं पर कंफ्यूज हो अभी आप लोग। नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में इसके बिना तो आगे जा ही नहीं सकते। अरे वेट करो धनुष का, सिद्धार्थ, बाकी से को ट्राई करने दो। Opposite. किससे अपोजिट? Surface. सरफेस से अपोजिट। इसको क्या बोलते हैं तनिषा, और क्लियर कर। सर अपोजिट टू mg। अपोजिट टू mg, वो भी रॉन्ग है। बधाई हो। धीर। सर 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यस, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, नॉट अपोजिट टू mg, नॉट अपोजिट, नॉट जो भी था बचा हुआ। आपको ये याद रखना है कि जिस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन की बात की जा रही है उस सरफेस से वो फोर्स 90 डिग्री पर होगा। तो अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूं तो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स होने वाला है इस डायरेक्शन में। नॉर्मल का मतलब ही 90 डिग्री होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब हमेशा वो सरफेस से 90 डिग्री पर होगा। तो यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इधर होने वाला है। प्लीज, ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, सर इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब सरफेस को आप जैसा भी, अगर ये सरफेस ऐसी होती तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा हो जाता, पर अगर सरफेस को इंक्लाइन कर दिया तो नॉर्मल रिएक्शन जो पहले ऐसा था वो सरफेस के साथ साथ वो भी शिफ्ट हो जाएगा। इमेजिन हो रहे हैं? क्योंकि जब तक ये चीज इमेजिन नहीं होगी तब तक ये थीटा का एंगल इमेजिन नहीं हो सकता है। अब सबको ये पता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर है ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का फंडा? क्योंकि इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, किसी का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होता है, किसी का हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल होता है। ऑलराइट, अब ध्यान से समझना। अभी मैंने बताया कि ये वाली जो सरफेस है अगर मैं ऐसी कर दूं तो अभी मैं बेस वाली को बताता हूं ग्रीन से और ये वाली इंक्लाइन को बताता हूं ब्लू से। अभी हाल जिनके बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर मैं इसको उठा के नीचे कर दूं तो वो एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन ने वर्टिकल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया होगा? 0 डिग्री। अगेन रिपीट, मैं दो एंगल विजुअलाइज करवा रहा हूं एट द सेम टाइम। एक जो इस सरफेस ने इसके साथ बनाया है और एक जो नॉर्मल रिएक्शन ने वर्टिकल के साथ बनाया होगा। वर्टिकल मतलब हमेशा ऐसी लाइन, वर्टिकल सरफेस के साथ चेंज नहीं होता है। हाँ, वो नॉर्मल रिएक्शन चेंज होता है। वर्टिकल मतलब वर्टिकल है, जो सीधा ही होने वाला है हमेशा। तो दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस जो कभी चेंज नहीं होने वाला। अब जैसे ये वाली सरफेस मैं नीचे की तरफ लाऊंगा, ये लो वर्टिकल भी हिल गया मेरा, तो नॉर्मल रिएक्शन जो ऐसा था वो शिफ्ट होके ऐसा हो जाएगा।
तो मैंने बोला नॉर्मल रिएक्शन ने वर्टिकल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, दोनों पैरेलल हो गए ना, तो थीटा कितना बना 0 डिग्री। और उस वक्त इन दोनों सरफेस ने कितना एंगल बनाया 0 डिग्री, मतलब दोनों के एंगल सेम हो गए। इस इंक्लाइंड सरफेस ने इस बेस वाली सरफेस के साथ अभी 0 डिग्री का एंगल बनाया है, ये वाली सरफेस ऐसी हो गई, तो उस वक्त इसका नॉर्मल रिएक्शन जो ऐसा था वो भी तो ऐसा हो गया। तो उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन ने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया 0 डिग्री। क्या ये इमेजिन हुआ, यस और नो? नहीं तो अभी बताओ, हो गया तो आगे जाऊंगा मैं। वापस से समझो, मैं दो एंगल की बात कर रहा हूं। एक एंगल ये, एक बार समझ लोगे उसके बाद तो याद ही रखना ये 30 होता है, बट अदरवाइज रट्टा ही मानना पड़ेगा। इसकी बात कर रहा हूं। ब्लू वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू वाला नॉर्मल रिएक्शन को, ये वाला पेन इस लाइन को, और ये वाली लाइन ये ग्रीन पेन। ये क्लियर? अब मुझे ये बताओ, ये वाला पेन किससे रिप्रेजेंट कर रहा होगा? अरे कोई तो बता दो, अभी तो बताया था। वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल। ये क्लियर है? यहां तक बताओ भाई, पॉजिटिव रिप्लाई कुछ दो, कुछ रिप्लाई दो, यस नो। ये जो क्लियर है मैंने पेन बताया है। ऑलराइट, गुड। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इस वाली एक्सिस को इधर लिया था, सरफेस के ऊपर ही लाके बिठा दूं, तो नॉर्मल रिएक्शन उसके साथ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उसको तो हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पर होना है। ब्लू वाले पेन ने ग्रीन वाले पेन के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है? बोल के बताइए, बोल के बताइए। 0 0 पैरेलल हो गए ना, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो एंगल 0 बन गया। उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन ने वर्टिकल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? 0, क्योंकि अभी वापस से ये पैरेलल हो गए। इज दैट क्लियर? सर बट वो वर्टिकल लाइन आई कहां से? अरे वो तो होती है हमेशा, इधर नहीं आएगी, पर वर्टिकल एक्सिस तो होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहाँ पर भी अगर मुझे एक्स और वाई एक्सिस दिखानी हो तो वाई एक्सिस तो हमेशा सीधी होगी और एक्स एक्सिस ऐसी होगी। तो सर मतलब जनरली ऐसा नहीं बोल सकते कि जब दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा तब नॉर्मल रिएक्शन अपनी ओरिजिनल पोजीशन 90 डिग्री टू द फ्लैट सरफेस हो जाएगा? मतलब नॉर्मल रिएक्शन फ्लैट सरफेस से हमेशा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पे होता है। मैं आपको पैरेलल दो एंगल विजुअलाइज करवा रहा हूँ। ये जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, इसकी कोई यूज नहीं है। मैं अगर आपको डायरेक्ट बोल देता 30 डिग्री है तो आपको मानना ही पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्यों ये एंगल 30 आया, ये नहीं आया। तो दो एंगल साथ में विजुअलाइज करना है। एक जो इस वाली लाइन ने इसके साथ बनाया था, अगर मैं इसको नीचे की तरफ बैठा देता तो ये ऐसा दिखता, तो ये 0 डिग्री का बनता। और एग्जैक्टली सेम टाइम पर ही ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है उसने वर्टिकल डायरेक्शन के साथ 0 डिग्री का एंगल बना लिया। अब वर्टिकल डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, वर्टिकल हमेशा वर्टिकल ही होता है। बट अगर मैं इसको इंक्लाइन करूं वापस से, तो नॉर्मल फिर से शिफ्ट हो जाएगा, और ये वर्टिकल डायरेक्शन तो हमेशा वर्टिकल ही रहने वाला है। ये वर्टिकल तो मैं कहीं भी बता सकता हूं ना, इधर बताओ इधर, मैं तो वर्टिकल आपको इमेजिन करवा रहा हूं, वो तो हमेशा स्ट्रेट ही होता है। तो पहले ये ऐसा था, ये ऐसा था, और ये ऐसा था। बट जैसे ही मैंने इस सरफेस को इंक्लाइन किया तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन भी सरफेस के साथ इंक्लाइंड हो गया। तो जितने एंगल से ये इंक्लाइंड हुआ होगा उतना ही एंगल नॉर्मल रिएक्शन ने वर्टिकल के साथ बना लिया होगा। इमेजिन हो रहा है? देखो वापस से, वर्टिकल एक्सिस, नॉर्मल रिएक्शन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, कहीं जाना नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये वाली सरफेस को मैं इंक्लाइन कर देता हूं, तो नॉर्मल रिएक्शन उसके साथ ही इंक्लाइंड हो गया।
तो मैंने बोला जितना एंगल इसने इसके साथ बनाया होगा उतना ही एंगल नॉर्मल रिएक्शन ने भी, क्योंकि जब पहले दोनों के बीच में 0 0 एंगल बन रहा था, तो अब जितना एंगल से ये सरफेस इंक्लाइन हुई उतने ही एंगल से ये भी थीटा इंक्लाइन हुआ होगा। तो अब इसको हटाओ साइड में। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या था, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये वर्टिकल एक्सिस क्या थी, ये 30 डिग्री से अगर ये सरफेस इंक्लाइन हुई तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूं। और अगर ये एंगल 30 डिग्री हुआ तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 30 होगा, बस। तो इसलिए ये एंगल 30 हुआ, ये नहीं हुआ। सर इससे बेटर अगर हम mg और mg cos 30 दोनों को एक्सटेंड कर दे और फिर ट्रायंगल के एंगल्स कैलकुलेट करें तो भी 30 डिग्री आ जाएगा। हाँ क्योशा, करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये है कि एक तरीका आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि क्यों ये 30 है, क्यों ये 30 नहीं है, ये मैंने बताया है आपको। सर करने के और भी तरीके हैं। क्लियर है? सर ऐसा भी हो सकता है। अरे बहुत सारी चीजें होती, मैं ये बोल रहा हूँ कुछ भी करो, तुमको बस मैं बोल रहा हूँ ये 30 होने का रीजन समझ में आया कि नहीं आया। हाँ। बस अभी मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। सबसे मैं चाहता हूँ ये 30 होने का रीजन समझ में आया या नहीं आया, अदरवाइज अब याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है, अब अभी इसके कोई रिव्यूज नहीं है। अब नॉर्मल में डायग्राम पे वापस आ जाता। और यार टाइम भी हो गया हमारा, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे हम वापस से। अभी मैंने आपको एक डायग्राम कंप्लीट समझ लो, डायग्राम कंप्लीट समझ लो। क्या ये ब्लॉक जमीन में जा रहा है, इस सरफेस के अंदर जा रहा है? नहीं, बट ये फोर्स तो लेके जाना चाहती है mg cos थीटा। क्यों नहीं जा रहा होगा? क्यों? ये ब्लॉक ऊपर नीचे जा सकता है, बट साला जिस सरफेस पे इंक्लाइंड है उसके अंदर नहीं जा पा रहा है। क्यों? ये mg cos थीटा तो लेके जाना चाहता है, ये mg का कंपोनेंट अंदर की तरफ लग रहा है उसमें। बहुत बेसिक आंसर है, सामने ही आपके। ऊपर नॉर्मल लग रहा है सर। ये कंपोनेंट को नॉर्मल रिएक्शन ने क्या कर दिया है, बैलेंस आउट। ना ये ऊपर जा पा रहा है ना ये नीचे जा पा रहा है, मतलब n का वैल्यू mg cos 30 के बराबर है। ये क्लियर? बट mg का ये वाला कंपोनेंट तो इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा होगा। अगर ये वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ खींच रहा है तो बताओ स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? टेंशन। टेंशन। समझ में आया? सिमिलरली ये वाला कंपोनेंट भी तो इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा। खींच किस डायरेक्शन में रहा है वो देखना है, मोशन नहीं देखना है। mg का कंपोनेंट खींच तो इसी डायरेक्शन में रहा होगा नीचे की तरफ, तो इस वक्त भी टेंशन क्या लगेगा? ऊपर की तरफ। क्या ये डायग्राम क्लियर है? इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये येलो वाली लाइन नहीं बनानी है, बाकी सब आपको बनाना है। इसके बाद इसे आगे कैसे डील करेंगे वो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आप कर पाओ तो बहुत बढ़िया है, और डायग्राम तो यही होने वाला है, इसलिए ये आपको क्लियर होना चाहिए। इतनी मेहनत इसलिए इसमें की कि अगली बार आपको ये कंफ्यूजन वापस से क्रिएट ना हो। और अगला क्लास दूर है तो मान के चलिएगा तब तक भूल जाओगे आप, अगर आपने घर पे नहीं किया तो। ये डायग्राम बना के रखो, कोई डाउट हो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला है ये ब्लॉक जा रहा है नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से, और क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको ऊपर आना पड़ेगा a एक्सेलरेशन की तरफ। ऐसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ, डायग्राम देखोगे क्वेश्चन का तो पता लग जाएगा। मैंने मेरी इच्छा से नहीं बनाया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर बट वो डिपेंड तो करेगा ना बॉक्स के वेट, मतलब जो भी उस पे जैसे कि बॉक्स का वेट डिपेंड करेगा ना सर। ऑब्वियस सी बात, एंगल पे भी डिपेंड करेगा, उसके मास पे डिपेंड करेगा, पर मुझे क्यों सोचना जब क्वेश्चन में दिया है तो। क्वेश्चन में उन्होंने खुद ने बोल दिया है कि इस ब्लॉक का मूवमेंट स्लाइड नीचे की तरफ हो रहा होगा, ये ऊपर की तरफ हो रहा होगा, क्योंकि जब तक ये नहीं पता लगेगा तब तक जो इक्वेशंस मुझे बनानी है वो क्लियर नहीं होने वाली। तो ये उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुझे सोचने की जरूरत यहाँ पे नहीं है वो।
तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। किसी को कोई भी पार्ट में डाउट है तो प्लीज पूछ लो। क्लियर है? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अगली बार यहीं से स्टार्ट करेंगे तो ये आपके साथ होना चाहिए। ठीक है? ऑलराइट एवरीवन, बाय बाय। सिद्धार्थ तू रुक जा। बाय सर। बाय बाय।